हम्म। तो बेटा शुरुआत होगी आज है ना टॉपिक की हमारी किसकी, जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जानते हैं, है ना। इसमें काफी सारी चीजें हैं टॉपिक में। अब सबसे पहले बात आती है कि बेटा जेनेटिक्स, जो हम बात कर रहे हैं ना जेनेटिक्स का, कि फर्स्ट चैप्टर है वो। तो जेनेटिक्स क्या है? हाँ बताइए, कौन जानता है जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो इनहेरिटेड जीन जाते हैं। ओके, और कोई बताओ भाई, कोई बच्चा बोलो। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? जेनेटिक्स का क्या मतलब है? हाँ बोलो बोलो, किसका मतलब? हाँ ठीक है। देखो, जेनेटिक्स, अगर हम बात करें, मतलब इसको हम टॉपिक को क्या कह सकते हैं, जेनेटिक्स है ना। जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट भी कह देते हैं। तुम जानते हो सेकंड पार्ट किस चैप्टर को कहते हैं जेनेटिक्स का? वही आगे वाला, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो बेटा है ना सेकंड पार्ट। तो देखिए, काफी बल्कि है ये दोनों ही टॉपिक, मतलब काफी बल्कि मतलब काफी बड़े टॉपिक हैं। तो बेटा जेनेटिक्स क्या है? सिंपल दो बातों में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें, कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, है ना बेटा। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब बात आती है कि हेरिडिटी क्या है। हाँ, हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस, है ना बेटा, ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स इनटू ऑफस्प्रिंग्स, है ना बेटा। भाई देखिए, एक तो हमने बोला कि हेरिडिटी है और वेरिएशन की स्टडी है। तो हेरिडिटी क्या है? कि माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर आते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर है? भाई आप जानते हो हमारे अंदर जो सभी कैरेक्टर आए हैं, सभी हमारे अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, वो पेरेंट्स से ही तो आए हैं। पेरेंट्स के गैमेट्स के थ्रू आए हैं। और चाहे हमारे पेरेंट्स के हों या हमारे दादा दादी जी, मतलब समझ रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स के हों, या कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं, अब आप जानते हो, तो वो तो हो गए हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इनटू ऑफस्प्रिंग। लेकिन ये बताओ, क्या सारे बच्चे माँ बाप के एक जैसे होते हैं? डिफरेंट। हाँ डिफरेंट होते हैं ना। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर तो है ही, हेरिडिटी हो गया वो तो। और आप में वेरिएशंस और होते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे वेरिएशन आते हैं कि जो ना पेरेंट्स में भी कैरेक्टर हैं और आप में है वो। क्योंकि आप जानते हो बेटा, गैमेट बनने के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है, तो नए कैरेक्टर आते हैं, नए वेरिएशन आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, या कुछ म्यूटेशंस व्यूटेशंस भी हो जाते हैं, पढ़ोगे आप आगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के दौरान। इसलिए कुछ कैरेक्टर हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमें हमारे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में भी नहीं होते, और वो
हम लोगों में होते हैं या किसी भी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये दो बातों पर बेस, सिंपल एकदम। देखिए बोलने को तो बहुत बहुत तरीके से बोला जा सकता है जेनेटिक्स को। सिंपल बोल दो कि ये सब हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। और हेरिडिटी का मतलब है पेरेंट से करेक्टर का बच्चों में जाना। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और हम बात करें वेरिएशन, जो विभिन्नताएं आती हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं, वेरिएशंस का मतलब। ठीक है। अच्छा, आप ये जेनेटिक्स जो नाम था बेटा किसने दिया था, देखो लिख देता हूं मैं, टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बेटसन। किसने दिया था? और पता है टर्म जीन, टर्म जीन जो दिया था बेटा, वो दिया था किसने? जॉनसन। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? बेटसन ने। और टर्म जीन किसने दिया? जॉनसन। और जेनेटिक्स का बापू कौन है? मेंडल। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बात अलग है, बेचारे को उसको पता नहीं है ना। मेंडल को बेचारे को पता नहीं, कहानी सुनाऊंगा अभी मैं तुम्हें। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए जेनेटिक्स हम बात करेंगे अभी। ये तो आप बात क्लियर हुई ही नहीं आपको कि जेनेटिक्स और जीन टर्म क्या है। अब तुम जानते हो ना कि जीन जो होता है वो बेसिक यूनिट है बेटा। क्या है? बेसिक यूनिट जेनेटिक्स की क्या होती है? जीन, जो कि करेक्टर्स को लेकर के जाता है। कोई भी ट्रेट या कोई भी करेक्टर हमारे अंदर जो भी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उस जीन की वजह से ही है। लेकिन जीन्स का कैरियर कौन होता है? नहीं नहीं, अब बताऊंगा, एलिलो जीन में भी अभी बताऊंगा। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जीन्स को कैरी कौन करता है? क्रोमोजोम। जीन्स को कैरी करने वाले तो बेटा क्रोमोजोम होते हैं ना, कैरियर। ठीक है। तो देखो, देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बेसिक बताओ। देखिए जीन और एलील, ऐसे एक होता है करेक्टर और ट्रेट, है ना बेटा। और पता है जो एलील है वो एक जीन ही है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि एलील, एक जीन में दो एलील होते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक एलील आधा जीन हो गया। नहीं,
वो आधा जीन नहीं है। एलील आधा जीन नहीं है। सपोज करो यहां पर जो बच्ची है, कोई भी, जैसे, है ना, ये बच्ची है, तो ये यहाँ पर एज ए स्टूडेंट है, घर में अपने छोटे भाई को मान लो ये पढ़ा रही है, उसकी टीचर है। तो ऐसा नहीं है कि ये आधी वहां है आधी यहाँ पर है। वहां पर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एज ए टीचर है, यहाँ पर एज ए स्टूडेंट है। ऐसे ही हर एक जीन यानी एक एलील होता है, या एक एलील एक जीन होता है, या हम ये बोले रियलिटी में कि क्रोमोजोम पर जिस फॉर्म में जीन लोकेटेड होता है ना, जिस फॉर्म में, वो एलिलिक फॉर्म बोली जाती है। क्या बोली जाती है? वो ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो देखो एक पॉइंट यहां पे लिखेंगे आप कि एलीज आर, बात है नहीं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। बेटा देखिए मैंने क्या लिखा है, एलीज आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, है ना, एलीज आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये बेटा बीच वाली बंद कर देना, ये कह रही दिख नहीं रहा। हाँ, आगे की, नहीं आगे वाली, बस उधर की कर दे, पीछे की चालू कर दे, अंधेरा से ज्यादा हो रहा है, बस 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 बस, सही है। फिर वैसे ही हो गया, सही है। ठीक है चलो, अब मुझे अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो बेटा देखिए, ऑल एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, है ना, मतलब उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, मैंने बताया ना कि या तो वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दोनों में से इधर फॉर्म। इसका मतलब आधा नहीं है, इट इज नॉट हाफ ऑफ द एलील, हाफ ऑफ द जीन, ध्यान रखिएगा। ये बात मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं नोट। ध्यान रखना इस बात को, देखिए, क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, जेनेटिक्स या मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा, है ना, और मेरा ही बड़ा फेवरेट टॉपिक है। एक्चुअली में बच्चा क्या होता है, ज्यादातर चाहे कहीं भी कोचिंग्स में पढ़ ले, ऊपर ऊपर का तो सब पढ़ता जाता है, उसकी फाउंडेशन बहुत वीक होती है, बेसिक्स। और जिस बच्चे को अगर बेसिक्स पता है ना जेनेटिक्स के, वो आगे सारे क्रॉस वॉस सब करता चला जाएगा, सारी चीजें, अगर उसको बेसिक्स आती हैं। और अगर बेसिक्स ही नहीं आएंगे, जैसे वो फिजिक्स वाली बात, अगर उसे न्यूमेरिकल के बेस वो पता नहीं बेसिक्स, और थ्योरी पढ़ने में क्या है, थ्योरी तो पढ़ ही लेगा बच्चा, है ना, लेकिन उसे क्वेश्चन निकालना भी तो आना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट आना चाहिए अप्लाई करना, मेन चीज वो है। तो खैर ऐसे ही यहां पर ये है, देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि ये हाफ पार्ट नहीं है जीन का, ये एक्चुअल में उसकी फॉर्म है ना। और आप जानते हैं कि एलील्स को
या जीन्स को कैरी कौन करते हैं? क्रोमोजोम, मैंने बताया। ये बता नहीं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम है ना, उस पे। तो पता है जिस जगह पर प्रेजेंट होता है कोई जीन या एलील, क्रोमोजोम पर जिस जगह पर होता है, मैं दिखाता हूं बना के, उसको बोलते हैं लोकस। यानी उसकी लोकेशन देखो, नाम सही है, उसकी लोकेशन। जैसे यहां पर ये यहां बैठी है, ये बच्ची यहां बैठी है, ये लड़का यहां बैठा है, तो ये इनकी लोकेशन है, मतलब उस जगह पोजीशन। तो क्रोमोजोम के ऊपर जो पोजीशन है वो उसकी लोकस, एलील की या जीन की। ठीक है। अब हम लोग पेयर, होमोलोगस क्रोमोजोम्स का पेयर होता है। क्यों होता है हम लोगों में पेयर? क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं। अगर डिप्लॉयड नहीं होते ना, तो केवल एक क्रोमोजोम से ही दिखाया जाता। डिप्लॉयड नहीं होते तो किससे दिखाया जाता? एक क्रोमोजोम से, है ना। लेकिन यहां पर हम दो से क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम कैसे हैं? डिप्लॉयड। हाँ, आ जाओ। सपोज जैसे है ना, ये मैंने दिखा रखे हैं जीन्स या उनकी वो, और तो ये पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस बेटा किसको कहते हैं? जिनमें सेम टाइप के जीन होते हैं, हाँ, सेम क्रोमोसोम होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे जो 46 क्रोमोसोम है ना, तो वो सब स्ट्रक्चर वाइज, शेप वाइज अलग अलग है। मतलब अलग अलग बोले तो 23, 23 टाइप के। तो 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, तो पूरे 46 हो जाते हैं, है ना। तो उनका पेयर हो जाता है। जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम है ना, तो फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करेगा। सेकंड वाला है तो सेकंड के साथ रहेगा, थर्ड वाला थर्ड के साथ रहेगा, अलग अलग ना ऐसे। तो वो एक एक, इसका मतलब एक, अगर आप एक क्रोमोसोम की बात करें तो दूसरे पर भी सेम ऐसा ही होगा। क्लियर है? अब ये तो मैंने एक उसके लिए दिखा दिए हैं कि ऐसे एज्यूम करके कि एक देखो, टी ले लिया, एक आर ले लिया, एक वाई ले लिया, और कॉम्बिनेशन अलग अलग दिखाई है, क्योंकि आप जानते हो कि जो पेयर है ना, ये होम हो जाएगा, उससे हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने इसीलिए कैपिटल कैपिटल भी दिखा दिए, एक कैपिटल रिसेसिव दिखा दिया, है ना, है ना, स्मॉल वाला, और दोनों स्मॉल भी दिखा दिए। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बंद करो बेटा आवाज। इतने वैसे वैसे से क्यों आ रहे हैं टिप 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 है? खोला होगा नेट तो इसलिए आ रहे होंगे लगातार। ऑन पर्टिकुलर लोकाई। क्लियर है ये बात? लोकाई का मतलब लोकेशन, उसकी पोजीशन। देखिए, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन, एलील, होमोलोगस क्रोमोसोम,
होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। स्टार्ट करने से क्रॉसेस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा आप जानते हो कि होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जब सेम जो जीन पेयर है, एलिक पेयर है ना दोनों क्रोमोसोम पर, वो सेम हो। अच्छा, मैं वो एक करेक्टर हो उसकी बात जो कर रहा था, जैसे करेक्टर को कंट्रोल करता है या वो, है ना। तो देखो सपोज करो कि एक जीन है, जीन फॉर स्टेम हाइट, है ना बेटा, जीन फॉर स्टेम हाइट, वो कौन सा है हमारा, स्टेम हाइट करेक्टर है, ये क्या है ये, तो इसके लिए जीन क्या है, ये है हमारा। हमेशा जीन को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो एलील भी है उसका, उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हो, ठीक है। और इसके दो एस्पेक्ट है, जो इसके ट्रेट है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेम हाइट के ट्रेट, स्टेम हाइट तो एक करेक्टर हो गया, अब उसके ट्रेट कौन कौन से हैं दो, टॉल एंड ड्वार्फ, हाँ बिल्कुल भाई। स्टेम हाइट होना ये तो करेक्टर हो गया, अब हो कैसा सकता है, टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, ये हो गए उसके ट्रेट हो गए। देखिए, बहुत ही बेसिक, आप कहेंगे "हाँ, सर ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हम सब जानते हैं"। हाँ जानते हो, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन अगर तुरंत पूछ लिया जाए कि बताना ये क्या होता है, तो कहीं "हाँ, कुछ तो होता था, हाँ ऐसे ही बेसिक बात थी"। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, करेक्टर ट्रेट सब एक दूसरे के लिए यूज करते रहते हैं हम लोग, जीन एलिन। बस दिमाग में देखो सिंपल सी बात एक रखो, मैंने जो शुरू में बोली थी कि एक करेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन, और उसके करेक्टर के दो एस्पेक्ट होते हैं ट्रेट, उनको कंट्रोल करते हैं जीन के दो एस्पेक्ट एलिल, ऐसे कह सकते हो आपसे, है ना। और उन्हीं एलिलिक फॉर्म में, वो एलिल तो फॉर्म है ना, उन्हीं फॉर्म में जीन भी, जीन और एलिल अलग अलग नहीं है, एक्चुअली वो उसकी फॉर्म्स है, तो उन्हीं में वो प्रेजेंट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पे। अच्छा, ये चीज क्या है ये जो दिख रही है, आप एक चीज जानते हैं कि जैसे कैपिटल टी है, तो पौधा कैसा होगा, टॉल होगा। स्मॉल टी है तो कैसा होगा, डार्क होगा। तो ये क्या है, जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, और ये जो हमने बोले, यानी कि जो हमें दिखाई देता है, नहीं बाबली, जो एपियर होता है वो फिनोटाइप है, ऑब्जर्वेबल या जो मतलब फिनोटाइपिक करेक्टर, है ना बेटा। जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो हमें दिखाई देता है वो क्या है, फिनोटाइप। और जो हमें दिखाई नहीं देता वो जीनोटाइप, जिसकी वजह से वो फिनोटाइप होता है एक्चुअल में, जिसकी वजह से वो फिनोटाइप होता है। क्लियर है। तो बेटा ये आप जानते हो, मैंने बताया ना, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आए या कोई बात आए, हमेशा ये डबल डबल पेयर में नहीं दिखाए जाते, ये डबल डबल पेयर में इसलिए दिखाए जा रहे हैं, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनमें ये पेयर में दिखाए जाएंगे, इस टाइप से, है ना। अगर मान लो जो हैप्लॉयड है तो उनमें क्यों दिखाए जाएंगे भाई, उनमें तो एक ही दिखाया जाएगा, एक ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मेंडल वेंडल के बारे में, ये तो बेसिक आपको पता चल ही गया, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक एक और टर्म जानते हो तुम, हेमीजाइगस। चलो देखो, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस तो जान गए, हेमीजाइगस का मतलब जानते हो, होमोजाइगस तो मतलब क्या है, जो सेम एलिक पेयर हो, सेम एलिक पेयर, या स्मॉल वाला या कैपिटल वाला लेकिन सेम हो। हेटेरोजाइगस जब एक ऑल्टरनेटिव हो, एक, है ना, ऑल्टरनेटिव टाइप का, जैसे ऐसे सेम हो,
सपोज करो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे जब ऑल्टरनेट पेयर होता है दोनों एक साथ, तो वो हेटेरोजाइगस होता है। लेकिन हेमीजाइगस क्या होता है? हेमीजाइगस कंडीशन कोई भी, सपोज करो कुछ भी, देखो देखो जरा, जैसे आप जानते हो कि सेक्स क्रोमोसोम, आप जानते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। उनमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, बाकी सारे कितने होते हैं? 22 पेयर्स ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब जानते हो ना क्या होता है? नहीं, ऑटोसोम का मतलब सेम, क्या मतलब ऑटोसोम का मतलब होता है, हाँ, कि सभी लोगों में सेम है वो, मेल में फीमेल में सब में, और वो बॉडी कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मतलब है ना, सोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए, बॉडी कैरेक्टर्स के लिए। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो इंडिविजुअल के सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कि मेल है, जेंडर उसका है ना, फीमेल अलग, उसी को तो वो डिफरेंशिएट करता है, सेक्स क्रोमोसोम। और जो उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उनके डिफरेंशिएशन के वाले जीन होंगे उनके ऊपर, मेल फीमेल सेक्स हार्मोन्स के जीन्स होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो एक चीज भी क्लियर है, आप ये जानते हैं कि मेल में एक्स वाई कंडीशन है सेक्स क्रोमोसोम की, और फीमेल में एक्स एक्स है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक्स को हम फीमेल वाला क्रोमोसोम बोल रहे हैं, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं ना हम, और वाई को मेल सेक्स क्रोमोसोम, तो इसका मतलब मेल में तो एक्स भी है और वाई भी है, मेल्स में भाई एक्स भी है और वाई भी है। और जब, इसका मतलब क्या है कॉमन सेंस, कि एक्स एक्चुअली फीमेल कैरेक्टर्स को कैरी करने वाला है एक तरीके से। तो जब एक्स का नंबर, कभी कभी आप जानते हैं सिंड्रोम वगैरह पढ़ाऊंगा, जब एक्स का नंबर बढ़ जाता है ना, तो फीमेल कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, एक्स के साथ फीमेल कैरेक्टर बढ़ते हैं। खैर, तो बेटा मैं ये बता रहा था, अब सपोज करिए फीमेल है एक, अब उसमें फीमेल में एक्स सी, दोनों एक्स के ऊपर, देखिए होता क्या है, जो ऑटोसोमल जीन होते हैं सारे, उनको तो हम नॉर्मली ऐसे ही दिखा देते हैं, ये देखो, कोई ये थोड़ी दिखाया कि इस क्रोमोसोम के ऊपर है, कुछ नहीं लिखा ना हमने, सीधे दिखाए। लेकिन सपोज करो कोई सेक्स क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं, तो उनको सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर रख के दिखाया जाता है, केवल सीसी नहीं लिख सकते थे यहाँ पे, एक्स सी, जैसे क्लब ब्लाइंडनेस का जीन है, तो एक्स के ऊपर और एक्स के ऊपर ऐसे दिखाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, जैसे कैसी हो गई, है ना। लेकिन अगर देखना एक ही के ऊपर है ऐसे, एक्स के ऊपर एक है ना, तो ये हेटेरोजाइगस हो गई, क्या हो गई? या उस कैरेक्टर के लिए कैरियर एक एक्स के ऊपर है, एक पे नहीं है, पॉसिबिलिटी तो थी दोनों एक्स थे ना, लेकिन एक के ऊपर है। तो ये हेटेरोजाइगस फॉर्म है, इसकी तरह ही देख लो, जैसे ये हेटेरोजाइगस फॉर्म नहीं थी ये, सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन बेटा जब मेल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, तो मेल को हेमीजाइगस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखना इस पे भी तो एक ही है, एक ही एक्स के ऊपर है, वहां भी एक एक्स के ऊपर है, उसको तो हेमीजाइगस नहीं कह रहे।
हाँ, चक्कर क्या है, वहां पे दो एक्स हैं तो पॉसिबिलिटी तो दोनों पाने की थी ना। अब नहीं आया वो बात अलग है ना। जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों हैं, लोकाई पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी आएगा, या तो कैपिटल टी, है ना। लेकिन यहाँ पर तो है ही एक ही एक्स ना, तो या तो आएगा या तो नहीं आएगा, तो हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता। चाहे एक एक्स पे भी कोई कैरेक्टर है, ध्यान सुना मेरी बात, चाहे वो रिसेसिव जीन है, जैसे क्लैब्रेडनेस रिसेसिव होता है, तब भी वो उसको एक्सप्रेस कर ही जाएगा। क्या कर जाएगा, देखना कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, टॉल होता है, ड्वार्फ होता है, क्या होता है, टॉल होता है। क्यों है टॉल वो, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है ना, तो स्मॉल टी रिसेसिव है यहाँ पर, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ध्यान सुनने में मेरी बात को, यहाँ पर ये सी जो है ये वास्तव में स्मॉल सी है, क्या ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये साथ में नॉर्मल वाला है ना ये, या मैं कर लिख दूं, ये बड़ा वाला सी है लो, वो दिखाया नहीं जाता, वो दिखाया नहीं जाता है ना, उसके पास भी लोकस में जीन तो, कौन सा वाला जीन है, वो बड़ा वाला जीन है, ये मान के चलो लो, ये छोटे छोटे बना दिए मैंने, ठीक है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, है ना, तो सारी बंद करेगा भाई क्या। सर वो दिख रहा बोर्ड पे लाइट, उधर से दिखा, देखो मैं जो जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान सुन लेना। तो यहाँ पे ये स्मॉल सी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया ना, क्योंकि ये था, लेकिन यहाँ पे तो वो कर गया वही स्मॉल सी अपने आप को एक्सप्रेस, क्योंकि उसको सप्रेस करने वाले यहाँ पे कोई कैपिटल सी थोड़ा ही है, क्योंकि कैपिटल सी है ही नहीं, उसका होमोलोगस है ही नहीं ना वो पार्ट, वो तो वाई क्रोमोसोम है दूसरा। तो ऐसी कंडीशन में हेमिजाइगस बोला जाता है जब केवल जीन पूरा पेयर नहीं होता, होता ही एक है बस, यहां होता दोनों है, वो दिखाया जाता है लेकिन होते दोनों है रियलिटी में। हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो दोनों होते हैं, और हेमिजाइगस में एक ही पेयर ऑफ एलील में से कोई एक ही एलील प्रेजेंट होता है बस, तो वो फिर कौन होता है, हेमिजाइगस। तो ये मेल्स की कंडीशन में देखने को मिलता है, या जब कभी हम ऐसे बोलें कि जब मेल में जिसमें भी यानी दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, उनमें हेमिजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ गए ना बात को। तो हेमिजाइगस ह्यूमन मेल्स हेमिजाइगस हैं सेक्स कैरेक्टर्स के लिए, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के लिए, ऑटोसोमल के लिए नहीं, ऑटोसोमल कैरेक्टर के लिए नहीं है हेमिजाइगस। अगर देखो, तुम जानते हो, अगर मैं बोलूं कि एक एल्बिनिज्म है, एक इंसान को क्या है, एक इंसान एल्बिनो है, और एक एल्बिनिज्म के लिए कैरियर है, तो कैसे लिखा जाएगा देखो, स्मॉल ए ये एल्बिनिज्म है, और ये कैपिटल स्मॉल ए ये कैरियर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये ऑटोसोमल है। कैसी बीमारी, ऑटोसोम पे लोकेटेड है, तो इसलिए यहां मैंने एक्स तो नहीं दिखाया, एक्स वाई करके, यहां क्यों नहीं दिखाया देख लो, जबकि यहां दिखा दिया, क्योंकि जो कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम पे एक्स पे होते हैं उन्हीं को तो एक्स के ऊपर दिखाएंगे, बाकी जितने भी कैरेक्टर ऑटोसोम वाले होते हैं उन्हें दिखाने की जरूरत एक्स की नहीं होती, एक्स वाई, वो मेल फीमेल किसी में भी हो सकते हैं, यहाँ हेमिजाइगस नहीं होगा मेल भी। तो मेल्स केवल किन कैरेक्टर के लिए हेमिजाइगस बोले जाते हैं, जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं या एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं। मेरी बात समझे। खैर, ये तो मैंने कुछ बेसिक्स बातें आपको बताई हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और ये होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील, जीन, ट्रेट, कैरेक्टर। अब बात करते हैं मेंडलिज्म की, किसकी बात करते हैं, मेंडलिज्म, या जो हमारे जेनेटिक्स के बापू हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए, बहुत ही फेमस बंदा है, और पता नहीं मतलब मसल्स का पेन है, और मैंने अभी बीच में वो भी कराई थी, मैंने कहा कुछ है ना, कंडीशन ऐसी चल रही ना माहौल, तो मैंने ईसीजी भी कराई थी, वो नॉर्मल थी डॉक्टर से। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको है तो इको
इको करा लीजिए और अल्ट्रासाउंड भी करा लिया। तो मैंने इको भी कराया, अल्ट्रासाउंड भी। लेकिन इको वाले डॉक्टर ने भी बेहतरीन बोला कि बेहतरीन इको है, और अल्ट्रासाउंड भी सारे ऑर्गन एकदम सही है, फर्स्ट क्लास है। मैंने कहा चलो, बहुत सालों से, 8-10 सालों से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ भी नहीं था, भगवान की उससे, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने करा लिया कि चलो जहाँ, और फिर ब्लड टेस्ट भी मैंने रिपोर्ट कराई मैंने अभी, मतलब इस चक्कर में मैंने, हाँ, 3-4 दिन से ऐसे था। तो रिपोर्ट भी नॉर्मल है, बस थोड़ा ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा हाई है, 150 की जगह 200 वैल्यू है, बट वो कोई खास मैटर नहीं है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने भी क्लीन चिट दे दी है, तो इसका मतलब ऐसे ही है ना, क्योंकि दिमाग में घर वाले फिर और ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं ना, अगर बता दो ना तो तुरंत। मैं बोला चलो ठीक है भाई। तो पता है, देखिए मैं ये मानता हूं भाई, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कोई ये कहे कि आप तो बायोलॉजी के टीचर हो, तो आप तो कहोगे ही, है ना, दुनिया क्या कहेगी, आप बायोलॉजी के टीचर हो इसलिए आप बोल रहे हो साहब। हम तो नहीं जानते मेंडल वेंडल को कुछ ज्यादा, हम तो न्यूटन को जानते हैं, हम तो आइंस्टीन को जानते हैं, लेकिन हम तो केवल मेंडल को ही जानते हैं। मतलब कहने की, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, बहुत ही अभागा बंदा ग्रेगर जॉन मेंडल, एक्चुअली में ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब ग्रेट। क्योंकि पता है, होता है ना, कुछ लोग ऐसे आते हैं दुनिया में, मैं ये मानता हूं, मैं मतलब उनसे काफी इस मामले में वो हूं, उसको मैं मानता हूं मेंडल को काफी ज्यादा, उनके वर्क से इंस्पायर हूं इस मामले में। देखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं दुनिया में जो 50 साल आगे की सोच रखते हैं, उस समय पर जब वो, है ना, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग उसको पता है क्या सोचते हैं, ये पागल है, कैसी बातें कर रहा है। अगर अभी कोई कहे कि एक दिन आदमी ना अपने वो मशीन लगा के उड़ेगा, उड़ता हुआ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, तो बहुत से लोग तो ये कहेंगे, हाँ, कुछ लोग थोड़ा, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कह सके हाँ पॉसिबल हो सकता है ना। तो ऐसे ही ना, जब मेंडल ने जो काम किए, गेरकेट्स और मेंडल ने, बेटा जिस समय पे किए ना, उस समय पर लोग बाग जीन एलील जेनेटिक्स से उनका एबीसीडी का लेना देना नहीं था, एबीसीडी का। लोग बाग पगलाए हुए थे, डार्विन, डार्विनिज्म छाया हुआ था, एंड दैट पीरियड वाज कॉल्ड रोमांटिक पीरियड ऑफ डार्विन। तो इसका मतलब ये नहीं कि डार्विन को रोमांस कर रहा था, इसका मतलब ये है कि डार्विन छाया हुआ था सबके दिमाग में। तो पता है डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन ने ही बोला, एक वो दिया, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, ये आपने एवोल्यूशन में कुछ आपको बताई गई हो, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस भी दी। पता उसमें क्या बताया उसने, डार्विन ने, मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड जो बात बोली, कि पेरेंट्स से जो करेक्टर बच्चों में जाते हैं, वो क्या होता है कि पूरे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है ना, उन सबके छोटे छोटे कॉपी बनती हैं, जिम्यूल्स या कॉपी बनती हैं, जिनको पेंजीन बोला, पेंजीन्स। नाक छोटी सी बन के जाएगी, आंख कान सब छोटे, बहुत छोटे 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 छोटे, और वो जर्म सेल के थ्रू, वो जर्म सेल के थ्रू जाएंगे, माँ बाप के जर्म सेल के थ्रू, और फिर वो जायगोट में जाएंगे, मतलब जैसे जो भी है ना, नया बच्चा जो बनेगा, उसमें वो जाके, मतलब जायगोट में जाके, फिर वो बड़े बड़े हो जाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन बन जाएंगे। अब जरा कोई ये पूछता, भैया आंख कैसे कैसे जाएगी, एक मदर की एक फादर की क्या, या दोनों की दो दो तो चार हो गई, नाक आधी आधी जाएगी क्या है, मतलब दो दो जाएंगे, एक दो जाएंगी, फिर तो एक आंख अलग होनी चाहिए, एक अलग होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का तो आपस में कोई रिलेशन होता नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना आप, तो ये बहुत ही बकवास वाली बात थी, खैर। तो जब मेंडल ने बोला कि भाई करेक्टर ऐसे जाते हैं, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, एक्चुअली इन्होंने जीन को फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फैक्टर्स। जीन तो बाद में दिया गया, बताया ना, जॉनसन ने दिया, इन्होंने तो फैक्टर बोला था। तो देखिए, लोगों ने इन्हें पागल कहा, और बताऊं देखो इनके बारे में, इनका जन्म 1822 के अराउंड हुआ था, 1822 में। एक गांव था छोटा सा, सिलिसियन विलेज। किसमें, सिलिसियन, हालांकि ये नहीं आएगा उधर, है ना, ज्यादा रखने की जरूरत है, ऐसे ही बता रहा हूँ। सिलिसियन विलेज, जो कि ऑस्ट्रिया में, अब आज की डेट में वो चेकोस्लोवाकिया है, चेक
बोल देते ना, चेकोस्लोवाकिया। उसमें पहले ऑस्ट्रिया था उसका नाम। उस ऑस्ट्रिया में एक सिलिसियन विलेज था जहां पे पैदा हुए। और काफी सारे अलग अलग काम किए इन्होंने। मैथमेटिक्स की, स्टेट की इन्होंने स्टडी की। हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ी। और बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी। ये बंदा ऐसा जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, और उसके है ना आज कॉन्सेप्ट हम देख लो बायोलॉजी में, उसकी जान है पूरी जेनेटिक्स की बेसिक्स। और मैथ की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। और मॉन्क वॉन्क भी रहे। मोनेस्ट्री होते ना वो, उन मोनेस्ट्री टाइप में मॉन्क का काम भी किया। टीचर वीचर रहे। और 1884 में विदाउट एनी फेम और पॉपुलैरिटी बैक टू पवेलियन हो गए। 1822 में पैदा हुए, 1884 में किडनी डिसऑर्डर की वजह से इनकी डेथ हो गई। ज्यादा साल नहीं जिए। तो इन्होंने बेटा काम किया फेमस, है ना, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने। और किस पर किए अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे? मटर पे, पायसम सेटाइवम या गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। पायसम सेटाइवम सब लोग जानते हैं ना। तो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए आर्टिफिशियली। जानबूझ के जब हम कराते हैं ना तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इन्होंने 7 साल तक काम किया। ये क्वेश्चन आ चुका है एपीएमटी नीट में कि कब से कब तक काम किया या कितने साल काम किया। तो 1856 से 1863 तक वर्क किया। आपकी एनसीईआरटी में ये डेट लिखी मिल जाएगी। 1856 टू 7 इयर्स। अब ये बात अलग है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम अगर 56 को जोड़ते हैं तो 56, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 8 साल बैठ रही हैं, है ना। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप साथ ही लगाएंगे। ठीक है। ये होता नहीं 56 से 57 एक हो गई, ऐसे करके वो बोले जाती है ना ईयर। जैसे 23, 24 सेशन चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 23, 24 दो हो गए। वो एक ही सेशन काउंट होता है। तो 7 साल बोलनी है। अच्छा, पता है इन्होंने 14 वेराइटी स्टडी की। कितनी वेराइटी स्टडी की? 14 प्योर लाइन्स। लाइन्स का मतलब बेटा यहाँ पे वेराइटीज है। तो परेशान बिल्कुल मत होना। कितनी वेराइटीज? 14 वेराइटीज। और पता है कितने करेक्टर स्टडी किए? 7 करेक्टर। पाइथन सेटअप में इन्होंने 7 करेक्टर स्टडी किया। पता है ये 14 इसी से तो आ गई। आप जानते हैं कि जब 7 करेक्टर हैं तो उन सातों करेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एकदम क्लियर कट दिखने वाले, हर एक करेक्टर के दो दो ट्रेट हैं। तो 14 नहीं हो गए? जैसे एक स्टेम हाइट करेक्टर था, उसके 2 ट्रेट थे, टॉल डॉर्फ। ऐसे सभी सातों करेक्टर के बेटा कितने हो गए? 14 ट्रेट। तो इसीलिए 14 प्योर लाइंस। प्योर लाइंस का मतलब है जिनमें कोई भी वो नहीं था मिक्सिंग विक्सिंग। प्योर होमोजाइगस, जो सेल्फिंग, लगातार सेल्फिंग मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर करके प्योर थी। कैसी थी? प्योर। जैसे कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी डॉर्फ। कोई हेटेरोजाइगस फॉर्म नहीं, प्योर होमोजाइगस फॉर्म, उसको बोला था प्योर लाइन। जो लगातार सेल्फिंग हो के, देखना तुम कैपिटल टी का सेल्फिंग कराते जाओ, कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराते जाओ, तो कैपिटल टी तो बनेंगे। तो कोई भी अगर बीच में कोई भी वो होगा वो भी निकल जाएगा कंटेमिनेशन। लगातार लगातार सेल्फ पॉलिनेटेड बन जाएगी। तो पता है इन्होंने ये जो क्रॉस किए, अब बात ये आती है, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि इन्होंने क्या काम किया, किस पे काम किया, कि मेंडल क्यों इतने सक्सेसफुल हुए। वाई मेंडल गॉट सक्सेसफुल। तुम कहोगे अभी तो आप कह रहे हो सर कि ऐसे बेचारे को वो बोल उस समय पे वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, मतलब ऐसे ये बात अलग है। लेकिन आज की डेट में तो मेंडल सक्सेस है ना। आज कहीं उनकी आत्मा अगर होगी तो बड़ी खुश हो रही होगी कि चलो देखो सर हमें ऐसे ऐसे बोल के पढ़ा रहे हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं, है ना। मैंने बताया ना, मैं तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में मानता हूँ भाई उस बंदे को। तो पता है
क्या कारण है कि आज भी उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है? क्या कारण है कि जेनेटिक्स होता ना, बोलते ना कि कोई भी बिल्डिंग उसकी फाउंडेशन पे ही टिकी रहती है, ऐसी चाहे जेनेटिक्स कितनी भी एडवांस हो जाए, नए नए कितने भी वो आ जाए, लेकिन उसका बेसिक मेंडलिज्म है। जब तक मेंडल के करेक्टर वो नहीं पढ़ोगे, लॉ, मेंडल्स लॉ, बेसिक हमेशा, चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाना, है ना, 8th क्लास से लेके एमएससी तक, सबसे पहले आप मेंडल्स लॉ जरूर पढ़ेंगे, मेंडलिज्म, है ना। तो वो बेसिक से नहीं चेंज होंगे, तो इसीलिए अब वो सक्सेस क्यों हुए, तो उसके कारण का भी क्वेश्चन आता है, वाई मेंडल गॉट सक्सेस, है ना। तो क्या पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी कुछ पॉइंट हैं। हाँ, पहली बात कि उन्होंने पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल, है ना, जो नॉलेज है स्टैटिक्स वाली, वो नॉलेज लेके आई, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी थी। और पता है ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल नॉलेज जो थी ना इनकी, इसकी वजह से ही ये इतना बड़ा जो सैंपलिंग साइज था, सैंपलिंग साइज बड़ा होना भी, मतलब सैंपल साइज बड़ा होना भी, इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई दो चार देखे बस, या एक दो पौधे देखे ना, इन्हें जो मिले थे ना फील्ड में, कि टॉल मिले 3155 सपोज, ड्वार्फ मिले 1032, तो लगभग 3:1 का रेशियो आ गया। मतलब इस टाइप से इन्होंने जो देखे ना फील्ड में, उनको सीड्स को कलेक्ट करके उगा उगा के देखा, बहुत बड़ा सैंपलिंग साइज था। कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर तो उस समय वो था नहीं, कंप्यूटर डेटा है ना, तो इनका मतलब डेटा की वो क्रेडिबिलिटी है ना, कि आप जानते हो ना वो सब इनके इसी से तो हो पाया, क्योंकि इनके पास मैथमेटिक्स की नॉलेज थी। तो बड़ा साइज पोर्ट, सैंपलिंग पोर्ट बड़ा होना, और ये नॉलेज होना, दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कि इन्होंने पता है केवल ऐसे नहीं कि एक बार क्रॉस करा के छोड़ दिया, ये आगे 2 सेकंड या थर्ड जनरेशन तक गए, किसी भी क्रॉस को लेकर के सेकंड या थर्ड जनरेशन तक गए, समझ गया आप। तो वो भी बेटा काफी बेनिफिशियल साबित हुआ, केवल एक बार करके नहीं छोड़ दिया। चौथी बात कि इन्होंने एक टाइम पे एक बार में एक या दो करेक्टर स्टडी किए, ही स्टडीड ओनली वन और टू करेक्टर एट वन टाइम, है ना, ज्यादा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, क्योंकि अगर ज्यादा करेक्टर ले लोगे तो वो उसको संभालना ही बहुत, आप देखना, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस ही बताएंगे तभी आप जानते हो 16 16 ऑफ स्प्रिंग आ जाती है, ट्राई हाइब्रिड में तो 64 आ जाती हैं, टाइप के अलग अलग। तो जीनो टाइप जो 64 अलग अलग, ऐसे तो कितने हैं ना कॉम्बिनेशन, उन्हें देखने पड़ेंगे। तो आज की डेट में तो चीजें बहुत आसान है, आप देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी फाइल आ जाती है तुरंत उसमें, है ना, डॉक्यूमेंट में उसमें, और मोबाइल में ही आप इतने इतने बड़े बड़े, कोई जमाना था मुझे याद आ रहा है स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर वो, कि 32 GB 64 GB है ना हार्ड डिस्क, या है ना, बहुत बड़ी बात होती है, अरे अच्छा 64 GB है कंप्यूटर में, तो वो मोटे मोटे कंप्यूटर चलते थे। आज कोई 64 GB का मोबाइल तो लेना नहीं चाहता, उसे 128 GB कम लगता है ना, सोचता अरे 256 ले लो, 512 GB का स्टोरेज, है ना, आते हैं ना। और टीवी तक आ रहे हैं, आईफोन वाईफोन, टीवी टीवी, और भी मतलब ऐसे टीवी तक स्टोरेज आप बढ़ा सकते हो, या एसडी कार्ड डाल दो उसमें। खैर, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, तो ये बात माननी पड़ेगी आपको, कि देखिए आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम कितने आसानी से कहते हैं, कोई भी छोटा बच्चा टॉल को जब डॉर्फ से कराया था तो टॉल आए थे साहब, लंबे वाले आए थे, बोने से कराए थे। पहली बार किसी के दिमाग में ये आना, है ना, कि ये फैक्टर ऐसे कैरी करते हैं करेक्टर को, क्यों आ रहा है ये ऐसे टॉल, मतलब इसके पीछे वो लगाना दिमाग, यार ये बड़ी बात थी। ये सब जो आप ये देखते हो पूरा, ये हम डिनोट करते हैं पुनेट स्क्वायर से करते हैं, किससे करते हैं, वो पुनेट ने दिया था, बैट्सन के साथ की थी पुनेट, तो उन्होंने दिया था, मैंने लिखा था ना बैट्सन या बटेसन, जो भी बोलना चाहो, है ना, बच्चे चिकने बटेसन है तो बटेसन बोल लो, तो जैसे चाहो ऐसे बोल लो, कौन से कोई कि हाँ तुमसे कहने मने करने आ रहा है, उसमें ज्यादा परेशान मत हुआ करो प्रोनाउंसिएशन में, उसमें मेन चीज है वो आपको समझ में आनी चाहिए चीज, चाहे हिंदी में देखो याद रखो तुम, या इंग्लिश में याद रखो, वो कोई बात नहीं है, आप भारत में हो तो हिंदी में भी बोलोगे तो कोई बुराई नहीं है, वो मैटर नहीं होना चाहिए। तो बेटा, अच्छा, इसके अलावा एक और अगर मैं बात करूं इनके उसकी, कि सक्सेस वाली बात, इनका चॉइस ऑफ मटेरियल, क्या, ये भी एक पॉइंट आता है, ध्यान रखना हमेशा,
जब कभी अगर आपको एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा? चॉइस ऑफ मटेरियल। उन्होंने इतना अच्छा मटेरियल सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। क्यों था अच्छा मटेरियल? वाई पाइसम सटाइवम इज गुड मटेरियल। हाँ बेटा, हाँ शाबाश, एक बच्ची बोल रही है कि शॉर्ट लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड था। नहीं, वो तो खैर अभी बताऊंगा उसमें पॉइंट क्या है। शॉर्ट लाइफ था, है ना? यानी ऐसा नहीं है कि मेंडल बुड्ढे हो गए और उसकी जनरेशन ही नहीं आई अभी तक। भाई ये बताओ, आप कहो कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा पीपल के पौधे पे, है ना? या हाँ, या हाथी पे करूंगा, मतलब चलो, है ना, या पैरट पे करूंगा, तोते पे, उसकी 41 साल का लाइफ साइकिल है। तो आप कैसे देख लोगे उसका? वो तो मरेगा नहीं, इंसान मर जाएगा। तो ऐसा देखना चाहिए शॉर्ट लाइफ स्पेन वाला। और आगे ऐसे ड्रोसोफिला देखा गया तो वो और छोटा था वो तो पता है, ये भी ऐसा सीजनल प्लांट था, एनुअल प्लांट था ये, मतलब कौन सा हमारा पायसम्स टाइप में, एक ही साल में ही अपना काम खत्म। और कोई बताएगा? और क्या इसमें पायसम्स टाइप में और अच्छी बात क्या है, जो मतलब अच्छा मटेरियल क्यों है? एनीवन? कैरेक्टर तो एक प्लांट में बहुत सारे होते ही हैं, मतलब वो तो इसने स्टडी थोड़ी किए थे, इन्होंने तो बस 14 ट्रेट स्टडी किए, 7 करेक्टर। जबकि तुम जानते हो एक प्लांट में तो हजारों करेक्टर होंगे। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं। और हाँ, एक और चीज बता दूं, पाइसन स्टैम में पता है क्रोमोसोम नंबर कितना है? पाइसन स्टैम में 2n इजिकल टू 14। कितने क्रोमोसोम है? 14। तो पता है बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, 14 क्रोमोसोम में 14 प्योर लाइन ली थी, यानी 14 उन्होंने ट्रेट स्टडी किए। ऐसा नहीं है कि हर एक क्रोमोसोम पे एक एक ही करेक्टर था, बस नहीं यार, हजारों होंगे। वो तो उन्होंने बाई चांस की बात है कि वो सेम सेम ना वो दिख रहा है नंबर आपको। 14 क्रोमोसोम होते हैं पाइसन स्ट्राइबम में। तो जैसे ह्यूमन में मान लो 46 क्रोमोसोम है, और कोई साइंटिस्ट ने केवल 2 करेक्टर स्टडी किए, जबकि हमारे अंदर जीन तो 30,000 है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला है कि 30,000 जीन है हमारे क्रोमोसोम से, 46 क्रोमोसोम पे। हाँ, नहीं बता पा रहे। बाइसेक्सुअल था, हाँ, लेकिन कोई मजेदार ही नहीं है। ये बात तो इसने सेल्फ वाली भी बोली थी। लेकिन कोई और बताओ कि क्या तुम समझे, और कोई बताओ। देखो, सुनो मेरी बात, पता है, सुनो लड़कियों, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का पाया जाना, कॉन्ट्रास्टिंग, एक्चुअली में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का पाया जाना, उसमें पता है जो करेक्टर उन्होंने स्टडी किए पाइसम सटाइवम में, वो ऐसे नहीं थे कि कोई कंफ्यूजन हो कि एक टॉल है तो वो है साहब 4.5 फीट का, है ना, 4.5 फीट, और जो ड्वार्फ है वो है 4 फीट 2 इंच का। है ना? एक है, एक है वायलेट फ्लावर, वायलेट पर्पल, डार्क, एक है लाइट वायलेट सा। नहीं, ऐसे कोई भी ये नहीं था। मेरी बात समझो, जैसे हम लोगों में होता है हाइट कितने कितने वेरी करती है, तो वहां पे कौन देखो, हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट, क्लियर कट। टॉल है मान लो 6 फीट का पौधा, तो द्वार पे 3 फीट का पौधा, एकदम क्लियर कट, बीच का कुछ नहीं है, बीच का कुछ नहीं है। फ्लावर कलर है वायलेट या पर्पल, तो व्हाइट है एकदम। मेरी बात समझे? समझे नहीं समझे? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब समझे? अपोजिट एकदम। तो ऐसे ट्रेट पाए गए मटर में, जो क्योंकि हमेशा नहीं होते, हम लोगों में कहा है ऐसे ट्रेट? बताओ, क्या कोई एकदम गोरा हो, कोई एकदम काला हो, कोई एकदम लंबा हो, कोई बौना हो, बताओ ऐसे हैं हम लोग? नहीं तो 2 ही तरह के लोग होते, एक 6 फीट के, एक 3 फीट के, है ना? कितना वेरिएशन है कि नहीं? उस पे भी आएंगे, वो अलग करेक्टर है हमारा जो ये हाइट वाइट का। और सुनो मेरी बात, और क्या था कि ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट था, लेकिन ये सेल्फ सेल्फ पॉलिनेटिंग था या सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते थे, आप उसमें इमेस्कुलेशन करा के या हाइब्रिडाइजेशन करा सकते थे, क्रॉसिंग भी।
तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजिंग होते हुए भी क्रॉसिंग भी पॉसिबल थी। समझ रहे हो ना आप? और इमेस्कुलेशन वगैरह मैंने बताया भी था, जानते हो आप कि बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर को आपको एक सिंगल फीमेल पेरेंट की तरह लाना है, काम में यूज लाना है, तो आप उसके एंथर को मेच्योरिटी से पहले उसके एंथर्स का रिमूवल कर देंगे, है ना बेटा? तो फिर वो यूनिसेक्सुअल की तरह काम करेगा। और फिर बैगिंग वैगिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। क्यों कर देते, मैंने बताया था प्लांट रिप्रोडक्शन में, जिससे कि कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए, कोई अनवांटेड पॉलिन ना आ जाए। फिर जब हमारा डिजायर्ड पॉलिन जो हम चाहते हैं वो मैच्योर है, तब उसको हटा के बैगिंग को और व्हाट्सएप से रख देते हैं, तो ये हो जाता है काम। ठीक है? और सुनो मेरी बात, तो बेटा ये तो थे सक्सेस वाली बातें। अब मेंडल रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाए, है ना? व्हाट आर द रीजन ऑफ मेंडल्स अनरिकॉग्निशन या अनरिकॉग्नाइजेशन, मतलब वो बेटा क्यों नहीं, है ना, लोग बाग उनको जान पाए, उसके कारण भी सुन लो। वो लिखे हुए नहीं रहते नॉर्मली, एनसीईआरटी में है उसमें। पहली बात कि उस टाइम जो टाइम पीरियड चल रहा था, वो मैंने बताया ना, डार्विन का टाइम पीरियड था। तो कोई इतना डोमिनेंट वो था ना साइंटिस्ट उस समय, तो इनको किसी ने भाव नहीं दिया। ये क्या फालतू की बात कर रहा है। दूसरी बात, उस समय कोई फैक्टर्स, जीन, जेनेटिक्स के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि अच्छा क्रोमोजोम ऐसे करके और जीन को लेकर के जाते होंगे पेरेंट्स से, कोई जानता ही नहीं था जेनेटिक्स के बारे में, है ना? तो यानी कि उनका वर्क, हिज वर्क वाज अहेड ऑफ टाइम। उनका जो काम था, मैंने बताया ना, वो टाइम से पहले का था। वो दुनिया में 50 साल पहले आ गए थे। अगर वही बंदा 50, क्या मैं बोल रहा हूँ, 35-40 साल बाद आया होता, वो उस समय ही एंजॉय करता अपनी सक्सेस को। एक होता है कि वो ऐसे ही मर गया बेचारा अपने आप दुखी, और एक होता है कि अपनी एंजॉय करना सक्सेस को। डार्विन ने किया था सक्सेस को एंजॉय, है ना? क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें, इन्हीं मेंडल को रीडिस्कवर 35 साल बाद किया गया। हाँ, बताएंगे वो बात। मतलब 3 भले लोग थे दुनिया में, चाहे कितनी बुराई हो जाए, अच्छे लोग फिर भी होते हैं, चाहे कम होंगे लेकिन होंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि एक नजर से हम हर किसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप जानते हैं इस बात को, मैं हमेशा बेटा अवेयर करता हूँ आप लोगों को। हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, काल चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा धीमे धीमे सारे एथिक्स, कल्चर सब डिक्लाइन होने पर हैं, और राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती जा रही है लोगों में। होता है ना, राक्षस देवता जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे उनमें, कहानियों में, और है ना, तो वो राक्षसी वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमेशा, आप जानते हैं ना, जब हमारे महाभारत और उसमें जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं, जब जब भी ऐसे दुष्ट लोग या कुछ वो हुए, तो खत्म हुए ना फिर फाइनली, है ना? तो ऐसे ही कुछ अच्छाई भी हमेशा रहती है, ये हमेशा याद रखें। अब आप क्या है, एक ही उससे पैमाने से, स्केल से सबको नाप रहे हैं। आपके साथ में किसी ने बुरा कर दिया, गलत कर दिया, अब आप किसी भले आदमी को भी ना और उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उससे और रिश्ते खराब हो गए मान लो, और जबकि वो उसका इंटेंशन तो ठीक था, और कहीं कहीं आप उसको सही समझ रहे हैं, और वो, तो ये जजमेंट होना और आपकी खुली आंखें रहना बहुत जरूरी होता है आज के जमाने में। ध्यान रखिए, हमेशा अवेयर रहिए, ना किसी का गलत करिए, ना गलत सहिए, सीधी सी बात है। सहना भी गलत है, गलत को कोई सहता है ना भाई साहब, ये मैं एक वो बता रहा हूँ आपको, एजुकेशन वैसे दे रहा हूँ, सहना भी गलत होता है। खैर, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोला था, तो पता है उस समय पर कोई जानता नहीं था टाइम पीरियड में। अच्छा, उनका जो वर्क था पब्लिश हुआ, ध्यान सुनो मेरी बात। पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से पेपर पब्लिश हुआ, पेपर, रिसर्च पेपर, जनरल। बताओ जनरल का नाम क्या था, जानता है कोई बच्चा? एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। लिख दो नाम क्या, उसका नाम था बेटा जर्नल का। इसमें 6 लेक्चर हैं हमारे लिए असाइन, है ना? पूरी जेनेटिक इसमें पहले वाले चैप्टर में, तो 6 में ही हमें कंप्लीट इसमें टॉपिक उसमें करना है।
नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ब्रून, ऑस्ट्रिया। देखिए ये उस जर्नल का नाम है, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या थी? जर्नल बेटा, ये वो नहीं होते, फौज वाले जर्नल नहीं होते, आर्मी वाले। ये होता है जर्नल, पेपर होता है एक। अरे बच गया। ये यार कपड़ा पता नहीं आज है नहीं यहाँ पे। है है क्या यहाँ पे? अच्छा। वाह। ये कैसे रख रखा है इसमें? अच्छा। गुड। हाँ। तो पता है, सुनो, ये जो एनुअल जर्नल था ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून ऑस्ट्रिया, तो पता है ये जर्नल बेटा एनुअल था। कैसा था? लेकिन हाँ मैं बोला था जर्नल मतलब क्या, जर्नल क्या होता है बेटा, एक जैसे अब आगे आप बढ़ोगे, जैसे होता है जब एमएससी हम कर लेते हैं या एमए, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कर लेते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे एमबीबीएस हो या जो भी, जब आप अपनी रिसर्च करते हैं, कोई क्या करते हैं, रिसर्च, या पीएचडी वगैरह करते हैं या रिसर्च करते हैं, बिना पीएचडी के भी कर सकते हो आप, पब्लिश। तो अपनी रिसर्च के, जो रिसर्च आपने की है वर्क, उसको जब किसी एक बुकलेट सी होती है, मैगजीन सी, बहुत सारी हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, उसमें आपका काम पब्लिश होता है कि आपने ये करके ये काम किया, तो वो बोला जाता है आपका रिसर्च वर्क, है ना, आपने वो रिसर्च की है। तो जिसमें वो पब्लिश होता है वो जर्नल बोला जाता है। एक जर्नल में बहुत सारे पेपर होते हैं, एक जर्नल में बहुत सारे पेपर होते हैं, है ना बेटा? तो ये रिसर्च वर्क का वो होता है। तो जैसे कि मेरा काम चल रहा है, उस पे है गेहूं में एक वो इंसेक्ट लगता है, खपरा बीटल, उस पे काम है ना, रिसर्च का। गेहूं में उसकी वो कीड़ा सा, उसका लार्वा सा भी होता है ना, वो छोटा सा, सुड़ी सी बोल देते हैं, वो भी लग जाती है। हाँ, वो उस स्टेज में ज्यादा डैमेज करता है। हाँ। जैसे एक तो घुन होता है, घुन, तो एक घुन के जैसा ही ना एक होता है, थोड़ा सा उतना ही छोटा सा, लेकिन छोटा सा मोटा सा थोड़ा, बीटल होती है वो एक। खैर, तो बेटा ऐसे जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया, उसका है ना, तो पता है वो एनुअल था, मतलब जैसे आप ये कहो ना कि एक अखबार होता है, अखबार डेली आता है ना, और सभी घरों में बहुत सर्कुलेशन है मान लो। इसका क्या है, पेपर जिसमें पब्लिश किया ना इन्होंने जर्नल में, वो क्या, एक तो एनुअल था, साल में एक बार आने वाला है उसका, वो होता है ना, वार्षिकांक टाइप से बोल देते हैं हिंदी में कि, है ना, साल में एक बार अंक जो आ रहा है, वार्षिक अंक, मैगजीन। और पता है लिमिटेड सर्कुलेशन था, ज्यादा लोगों पर पहुंच नहीं थी उसकी। तो जब ज्यादा लोग जान ही नहीं पाएंगे इनके काम को, तो ये फेमस कहाँ से होते बेचारे, समझ गए ना? अच्छा, दूसरी बात, इनकी जो अप्रोच थी, बच्ची बोल भी रही थी कि मैथमेटिकल, देखिए वो जो पॉइंट है दोनों बातों में आता है। वो मैथमेटिकल अप्रोच यूज करके इन्होंने किया, सक्सेस में भी आता है, लेकिन वो अप्रोच उस समय के लोगों के लिए एकदम नई थी। वो लोग कुछ नहीं जानते थे कि बायोलॉजी में मैथ कैसे घुसा दिया इसने, है ना, मैथमेटिकल वो ले आया। अच्छा एक और बात, लैक ऑफ अग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी, ये भी एक कारण है उनके अनरिकॉग्नाइजेशन का। मतलब एक आदमी होता है, उसने काम तो किया, किसी ने कह दिया तुम्हारा काम कुछ इस लायक नहीं है, ज्यादा मत बोलना, है ना, मीटिंग में या सेमिनार में, तो बच्चा, मतलब वो बंदा चुपचाप से शांत रहेगा, अपने आप पे डाउट हो जाएगा उसे। और एक होता है, अच्छा कैसे नहीं, तू कैसे रोक लेगा, मैं अपना काम मैं तो पब्लिश करूंगा, है ना, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने काम पे, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुमने किया रिसर्च, मैंने की है। तो सामने वाला चुपचाप हो जाएगा, अरे ये तो मारेगा। और तो वो उसमें अग्रेसिवनेस नहीं थी भाई, ये बेचारे में थोड़ा सा, मतलब मैं इस चीज को लाइक नहीं करता है ना। तो पता है ये भी एक कारण था उन्होंने। अच्छा एक प्लांट था हॉकवीड, ये मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, देखो जैसे कि तुम्हें कुछ याद, हॉकवीड पे काम किया, एक और प्लांट पे ना, पाइथन सिस्टम के अलावा एक वीड था। तो इनके रिजल्ट कुछ अलग आए। अब हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो एक्सपेरिमेंट में, कैलकुलेशन में, तो इन्हें अपने आप पे डाउट और हो गया थोड़ा सा, तो बेचारे ऐसे ही ये गुमनामी में चले गए।
समझे? ये इनकी कहानी है, स्टोरी है। खैर, ओवरऑल आज की डेट में तो हम उनको जानते हैं ना, मानते हैं ना, ग्रेट बंदा, ग्रेट साइंटिस्ट। वो खुद नहीं एंजॉय कर पाए अपनी सक्सेस को। तो पता बेटा, इन्होंने जो पाइथन सिस्टम पे काम किए, तो थ्री लॉ दिए मेंडल ने। जब हम बात करते हैं मेंडल्स लॉ की, तो कितने लॉ दिए? थ्री लॉज। कौन कौन से थे? हाँ, बिल्कुल सही बात है, तीनों नाम यहाँ पे देखिए। मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स है ना बेटा, और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी लॉ की बात तो अब चलेगी, है ना? और इसमें फिर आपको बताऊंगा कि कैसे गैमेट वैमेट और प्लॉइडी वगैरह वो जानने की। तो देखिए, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, एक और चीज है, जो इनका जो तीन लॉ थे ना, इनमें इनमें जो पहले जो टू लॉज थे, कितने थे? दो जो लॉ थे शुरू वाले, ये तो इनके बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन हो रहे थे। किससे हो रहे थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। लेकिन ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ये थोड़ा अलग था। बात है नहीं, देखो लड़कियों, ये किससे एक्सप्लेन हो जाते हैं? या वन जीन इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी लिखती है वन जीन इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो हेडिंग लिखी हुई होगी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन लिखा है, नहीं लिखा बॉक्स के नीचे हेडिंग? और ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन होंगे। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं मैं, तो मैं मेंडल के सातों करेक्टर जो मेंडल ने पिक किए थे, वो देखो एनसीईआरटी में साफ बिल्कुल बेहतरीन छपे हुए हैं, बॉक्स में ही बने हुए हैं। डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट सारे के सारे याद रखने हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी। मैं पूछूंगा कल को, सबको याद होने चाहिए, ठीक है? याद है ना? कि जैसे स्टेम हाइट, टॉल, ड्वार्फ, पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल एक्सेस में होना, जैसे होता है ना कि लीफ की एक्सेस में होना, और टर्मिनल पेक्स में होना। तो एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव, है ना? सीड की शेप राउंड, रिंकल्ड। सीड का कलर येलो, डोमिनेंट ग्रीन। पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट, उल्टा ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव, है ना? और क्या रह गया? फ्लावर कलर वायलेट या पर्पल और व्हाइट, है ना? तो ये हो गए सारे। पॉड शेप रह गया, तो अच्छा, पॉड शेप का मतलब बेटा इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फुल। आप देख भी रहेंगे, फली देखो दिख रही होगी, फूली हुई फली और पिचकी हुई फली। तो पॉड में और सीड में ध्यान रखना कि पॉड का क्या कैरेक्टर, बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि इन्फ्लेटेड सीड, नहीं सीड नहीं, वो पॉड है, मिक्सिंग नहीं। क्योंकि अगर ये सातों कैरेक्टर याद नहीं रहेंगे तो फिर जेनेटिक्स के बारे में सोचना ही बेकार है। क्योंकि आज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये ऐसी बेसिक्स हैं कि जो बच्चे को आने ही चाहिए। अभी तो और भी हैं बातें, गैमेट बनाना अगर जिसको आएगा बच्चे को, भाई पेरेंट्स सेलेक्ट करना, रखना जीनोटाइप, और गैमेट फॉर्मेशन अगर नहीं आएगा तो बच्चे ही तो गड़बड़ाएंगे ही, है ना? आगे क्योंकि बहुत सारे क्रॉसेज हम करेंगे, जैसे जैसे एस्पेक्ट पढ़ते आएंगे, मल्टीपल एलिज्म, प्लेयोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यहाँ पे कई सारी बातें आएंगी बेटा, ये सब हम पढ़ते जाएंगे। तो कल को ये इसके लॉज वगैरह पढ़ेंगे, है ना? और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस वगैरह, ये बातें करेंगे, ठीक है? चलो, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।